हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा अवेयर करेंगी नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में और पावरफुल सोल्स के बारे में। तो पहली कहानी है, मेरी डॉटर की एक फ्रेंड है और उसकी अभी आई थिंक 2-2.5 साल हुआ शादी को। तो शादी के बाद उसको प्रॉब्लम ये आने लगी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, ना उसके हस्बैंड में कोई कमी, ना उस लड़की में कोई कमी। और फिर परिवार वाले भी प्रेशर देने लगते हैं कि इतना टाइम हो गया है और एज बढ़ती जा रही है, तो टाइम से अगर बच्चे नहीं होते हैं तो आगे जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बड़े ठीक ठीक नहीं होते हैं, दिक्कतें होती हैं। तो वो ना स्ट्रेस में रहने लगी। तो वो मेरी डॉटर से जो है कंसल्ट करती थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रही क्या हो रहा है, पता नहीं हमारे नसीब में क्या है। और बहुत अच्छी फैमिली की लड़की है, हस्बैंड भी अच्छी पोजीशन पे हैं, उसकी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और अच्छे लोग हैं। तो वो मेरी डॉटर फिर वो कहने लगी कि यार कुछ जाप वगैरह कर लिया कर, कुछ पाठ करना शुरू कर दे, ठीक है। भगवान शिव को, माँ भगवती से प्रार्थना कर, जाप करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कहने लगी यार होता है इन चीज़ों से कुछ। तो उसने कहा कि नहीं, बहुत अब तेरे को अच्छा फ़ील होगा, एटलीस्ट तुझे स्ट्रेस नहीं होगा, थोड़ी पॉजिटिविटी रहेगी और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ज़रूर। तो भगवान भोलेनाथ शंकर शिवलिंग पे पानी दिया कर और जाप कर दो। जो उस भगवान पे तुझे भरोसा है उसका बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दे। तो उसने वो करना शुरू कर दिया। तो एक दिन उसका फ़ोन आया मेरी डॉटर को कि यार मेरे को ना रात को एक सपना आया और सपने में ना मुझे अपनी दादी दिखाई दी। उसकी दादी कुछ टाइम पहले एक्सपायर हुई थी और तेरी दादी ना मुझे कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रही हैं, क्या कहना क्या चाह रही हैं। तो कह रही है कि जब उसने मेरी डॉटर से शेयर किया तो वो काफ़ी स्पिरिचुअल है। वो कहने लगी कि ये तेरे को जाप की वजह से ना कोई दृष्टांत मिला है तुझे, तू जानने की कोशिश कर। कभी ऐसा तो नहीं है कि कोई एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हो। तो तू किसी साधक के पास जा, कुछ पता कर कि ये मेडिकल रीज़न ना होकर के कुछ और रीज़न है। तो वो कहती हैं उसने अपनी बुआ से शेयर की ये बात कि बुआ ऐसी-ऐसी बात है और मुझे दादी सपने में दिखाई दी और कुछ कहना चाह रही हैं। क्या कहना चाह रही हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसका कनेक्शन, मेरी जो प्रॉब्लम है इसका कहीं न कहीं कुछ और कनेक्शन है। तो उसकी बुआ ने कहा चल तू ऐसा कर, नैनीताल आ जा, एक लेडी हैं साधिका हैं वो, मैं उनके पास तेरे को लेके चलती हूँ। और उनका दरबार लगता है और वो पैसा वैसा भी कुछ नहीं लेती, जो आप चढ़ा दो, आपकी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन वो रीज़न बता देगी तेरे को। तो उसने मेरी डॉटर से शेयर किया, उसने कहा फ़ौरन जाओ, रेमेडी के लिए कुछ भी करो, जो भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो अपनी बुआ के साथ जो है वहाँ पहुँच गई, नैनीताल गई वो। तो उस लेडी से मिली, तो उसने ध्यान लगाया। जब वो कह रही मैंने कुछ भी नहीं बताया उसको, ध्यान लगाया, उसने कहा कि तुम्हारी दादी आ रही हैं और ये तुमसे बहुत टाइम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम लोग स्पिरिचुअल नहीं हो तो ये लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब आप में भी थोड़ी कुछ पावर होनी चाहिए ताकि आप उस वेवलेंथ में आए कि वो आपसे कनेक्ट कर सकें। क्योंकि तुम अब जाप वाप करने लगी थी तो तुम्हें दृष्टांत दिया उन्होंने, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ और ये कह रही हैं कि मैं अपने नाती पोतों से बहुत प्यार करती हूँ और करती थी। लेकिन दादी थोड़ी ज़बान की कड़वी रही होंगी, जैसे बुज़ुर्ग लोग ना कुछ बोल ही देते हैं कि तुम ये जीन्स क्यों पहनते हो, ये कपड़े क्यों पहनते हो, बाल क्यों कटवाते हो, और ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो बच्चे इरिटेट होते हैं और पेरेंट्स भी होते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत टोका-टाकी कर रहे हैं। दादी ऐसे ही किया करती थी। लेकिन उसके पीछे ना उनकी बुज़ुर्ग लोगों की अपनी सोच होती है, उनकी शिक्षा होती है और उनका डर होता है और अपना प्यार होता है, वो इस ढंग से ही रिफ्लेक्ट होता है। तो क्योंकि उनकी परवरिश उसी ढंग से हुई है जहाँ पर लड़कियों का जीन्स पहनना और ये सब छोटे कपड़े पहनना उनको पसंद नहीं आता था, और वो आपके बारे में फ़िक्र करते हैं तो आपको टोकते हैं।
तो ये अपनी दादी को पसंद नहीं करती थी मतलब। तो कहने लगी मुझे बहुत परेशान करती दादी, मतलब दादी के मरने पे मैं तुम्हें सच बताऊं, कह रही मुझे ना खुशी हुई कि चल गई मुसीबत। कह रही मुझे खुद को ये कहने में शर्म भी आ रही है, अब मुझे शर्म आ रही है कि यार हम लोग कितना मिसअंडरस्टैंड करते हैं अपने बुजुर्गों को। तो दादी कहने लगी कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं मरने से पहले अपने बच्चों के मन में गलतफहमी दूर नहीं कर पाई कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी, और मैं जो भी कुछ करती थी टोका टाकी वो उनके भले के लिए करती थी, पर मैं भीतर से उनसे प्रेम करती थी। तो उन्होंने मेरे प्रेम को नहीं समझा, मेरे शब्दों को पकड़ के बैठ गए, और मेरे कोई उनके मन में मेरे प्रति भाव अच्छा नहीं है नाती पोतों का। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हारी दादी की ये जो इच्छा थी और ये जो उनके अंदर एक तरह का उनके दिल को कचोटती थी वो चीज़, वो उनकी मृत्यु के साथ चली गई, और वही चीज़ तुम्हारी इस प्रेगनेंसी में, यानी कि तुम जो कंसीव नहीं कर पा रही हो, उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। यानी कि एक सोच जो है वो भी किसी की ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती है। आप देखिए इस घटना से क्या समझ में आता है। तो कहने लगी मैंने उसी समय उनसे, जिन लेडी से जिन्होंने कनेक्ट किया दादी से, मैंने उनसे कहा कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, और अगर मेरा बच्चा हो जाता है तो मैं अपनी दादी का पूरा विधि विधान से जो भी कुछ भेंट होगी वो मैं दूंगी उनको, और मैं इस चीज़ पे भी यकीन कर लूँगी कि भाई ये भी कुछ होता है। तो आप ये बोल दो मेरी दादी से कि अगर मेरा बच्चा हो जाता है तो दादी मेरे दिल में आपके लिए बिल्कुल दिल साफ हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे ना अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मतलब इंसान सोचता है कि ऐसा भी नहीं हो सकता यार, ऐसा क्या, ऐसा भी होता होगा। मतलब वो डेलिमा वाली स्टेट जो होती है ना, द्वंद्व की अवस्था, क्योंकि यकीन तो है नहीं बच्चों को इन चीज़ों पे। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारी गोद भर जाएगी, और तुम्हें समझ आ जाएगा सब कुछ। और आप यकीन मानिए उस लड़की ने अगले ही महीने जब सारे टेस्ट कराए, तो टेस्ट तो उसके पहले भी पॉजिटिव थे, लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें नेगेटिव जो आ रही थी वो भी ठीक हो गई, और उसने कंसीव कर लिया विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी मेडिसिन। और आज मुझे अभी पता चला है कि लास्ट मंथ ही उसकी बिटिया हुई है। तो वो कहने लगी, मेरी डॉटर से शेयर कर रही थी कि यार मतलब मैं तुझे क्या बताऊं कि कितने टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, मेरे तो कितना पैसा खर्च हो चुका है, और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आज की डेट में नॉर्मल डिलीवरीज होती ही नहीं है, मतलब डॉक्टर्स पता नहीं करना नहीं चाहते हैं या क्या परिस्थिति है, मुझे समझ नहीं आता कि 90% लोगों की सिजेरियन क्यों हो रहा है। तो उसकी बिटिया हो गई। तो वो कहने लगी यार मुझे ना अपनी दादी, अब ना मुझे बहुत ज़्यादा मेरा मन जो है ना अपनी दादी के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति और प्रेम से भर गया है ना मेरा मन, कि देखो हमारे बुजुर्ग लोग जो है ना हमें कितना प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनके जो शब्द हैं उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, उनकी टोका टाकी को गलत भावना से लेते हैं हम लोग उनको। और इसमें मदर्स का भी थोड़ा रोल होता है मेरे ख्याल से। सास बहू का रिलेशन कुछ ऐसा है कि शायद वो कहते हैं ना जन्मों की दुश्मने हैं सास बहू और ननद भावज जो हैं, तो वो पॉजिटिव चीज़ों को भी थोड़ा नेगेटिव ही लेने की आदत पड़ जाती है, लेकिन उसके पीछे उनका प्रेम जो है वो नहीं देखता कोई। तो ये थी आज की एक छोटी सी घटना जिससे कि मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली कहानी की तरफ। ये कहानी भी पहले वाली कहानी से ही के जैसे ही कहानी है। तो कहानी इस तरह से है कि मेरी डॉटर की फ्रेंड थी जो उसके साथ एमबीए कर रही थी गुड़गांव में। तो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, अच्छी थी लड़की। और एक दिन उसका फ़ोन आया मेरी डॉटर को कि यार पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे ना मेरे चाचा जी हैं वो सपने में बहुत आ रहे हैं, और आ करके मुझे उंगली से ऐसे करते हैं कि तू सुधर जा, तू सुधर जा, वरना मैं तुझे ना बहुत बुरी सजा दूंगा। कह रही यार मैं डर जाती हूँ। तो इसने कहा डॉटर ने मेरी कि तू पूछ लेना सपने में उनसे कि भाई मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, आप बताओ। तो कहने लगी यार थोड़ी देर के लिए आते हैं ना, बस ऐसी उंगली से ऐसे ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो इसने कहा कि भी क्या कुछ गलत काम कर रही है क्या, जो ऐसा क्यों बोलते हैं। तो उसने कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है
और उसके साथ वो आई डोंट फील लाइक कि रिलेशन में है या नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो क्या मतलब शायद क्योंकि वो पुराने विचारों के थे चाचा जी, और जॉइंट फैमिली में ये लोग रहते थे, तो कहने लगे मुझे शायद मुझे लगता है इसलिए ही बोल रहे हैं कि तू सुधर जा, क्योंकि उनके लिए तो ये है कि लड़कियां घर से बाहर जाएं आएँ, पढ़ाई करें और बस इतने तक ही सीमित रहे। कोई फ्रेंड बनाना, और वो भी मेल फ्रेंड बनाना, तो उनकी डिक्शनरी में बहुत बड़ा पाप है। तो उसने बोला कि अगली बार जो है ना, तो सपने में पूछना कि चाचा मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, ऐसे बोल के देखना, तू हो सकता है तेरी बात का कोई जवाब मिले। करीब हर तीसरे चौथे दिन आ जाते हैं सपने में। तो अगली बार उसके सपने में फिर आए, उसने कहा चाचा मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, और आप मुझे सपने में आके हर बार ऐसा क्यों बोलते हो। मतलब मैं उनसे कह रही हूँ, क्योंकि 24 घंटे दिमाग में मेरा ये प्रेशर था कि तीसरे चौथे दिन फिर आ जाएंगे, तो डर सा बैठ गया था उसके अंदर एक। तो कहने लगे कि तू जिस लड़के से दोस्ती कर रही है ना, वो दोस्ती ख़त्म कर, नहीं तो मैं तुझे ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो कहने लगी मैं सपने में ही इतना ज़्यादा रो रही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे मतलब एकदम से उठाया कि क्या बात हो गई, कि सपने में ही रो रही थी मैं सिसक सिसक के। तो मेरी डॉक्टर ने इस घटना का जिक्र मेरे साथ किया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी एक फ्रेंड को ऐसा ऐसा हो रहा है कि बहुत टाइम से चाचा जी आते हैं सपने में, जिनकी डेथ हो चुकी है, और वो ऐसे ऐसे बोलते हैं। पहले तो उंगली दिखाते थे, फिर उसने धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ी, तो उसने पूछ लिया कि आप तो कह रहे हो रिलेशनशिप में जिस लड़की के साथ है, या जो तेरा फ्रेंड बना है लड़का, उससे कट कर। तो मेरी डॉक्टर ने कहा आप उससे बात कर लो ज़रा। तो मैंने कहा चलो भाई करा दो बात। तो मेरे से उस लड़की की बात हुई। तो मैंने कहा बेटा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे चाचा जी को खाने में क्या पसंद था। कि आंटी उनको ना पनीर बहुत पसंद था। तो मैंने कहा चल ऐसे करना ना कि वो पनीर बनाना एक दिन, और उनकी फ़ोटो के आगे, वैसे तो खैर डेथ मृत लोगों की फ़ोटो घर पे रखनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा एक एज अ रेमेडी करके देख, शायद कुछ फ़ायदा हो। तो मैंने कहा तू पनीर की सब्ज़ी बना के उनको ऑफ़र करना, और ये बोलना कि ठीक है आप जैसा कहते हैं मैं वैसे करूँगी, और इसके बाद अगर मैंने कोई गलत काम किया तो आपकी जो मर्ज़ी है वो कर लेना। और मैंने कहा कि जब वो ऐसा कह रहे हैं तो तुम मत करो ये चीज़, हो सकता है कोई नुकसान करे। तो कहने लगी हाँ आंटी ठीक है, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कोई नुकसान ना हो जाए। अच्छा चलो ठीक है। जब उसने वो पनीर ऑफ़र किया तो उसके बाद ना वो 2 महीने तक बिल्कुल नहीं आए उसके सपने में, और वो बड़ी खुश कि मैं तो अब चैन की नींद सो सकती हूँ। यार मेरे को इतनी टेंशन हो रखी थी कि हर दूसरे तीसरे दिन वो सपने में आके और मुझे ऐसे करते थे, और आंखें दिखा कर के मैं तुझे सजा दूंगा और मैं तुझे मार दूंगा, ऐसे करते थे, और मुझे बहुत डर लगता था। और बड़ी खुश हो गई वो। अब उसने सोचा कि चाचा जी तो चले गए, अब मेरी उनकी सोल मुझे इंटरफेयर नहीं करेगी, और मैं हर एक दूसरे तीसरे महीने में उनको पनीर की सब्जी ऑफ़र कर दिया करूँगी जो उनको पसंद है, तो वो खुश हो जाएगी सोल। वो यहाँ तक भी बोलते थे कभी कभी, मैं घर पे ही रहता हूँ, मेरे सब गतिविधियों पे नज़र है तुम्हारे, मतलब मैं तुम्हें वॉच करता हूँ। खैर उसने फिर वो उस लड़के के साथ फ्रेंडशिप उसकी जारी रही, एमबीए भी ख़त्म हो गया। और एक दिन मेरी डॉटर का अचानक मुझे फ़ोन आया कि मम्मी आपको याद है कि वो लड़की जो मैंने आपको एक बार बताया था कि जिसके चाचा जी सपने में आते थे। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। कहने लगी उस लड़की की ना डेथ हो गई ऑल ऑफ अ सडन, और न्यूज़पेपर में भी आया है। मुझे एक मैम है जो एमबीए में हमें पढ़ाती थी, उनका फ़ोन आया, और एक आधे स्टूडेंट्स और भी मेरे पुराने फ्रेंड्स जो हैं उनका फ़ोन आया। तो जो अखबार से हमको कहानी पता चली वो ये थी कि गुड़गांव में अपने पेरेंट्स से ये कह के रुक रही थी कि मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, और अपने उस फ्रेंड के साथ में वो किसी क्लब में थी या किसी कैफेटेरिया में थी, गुड़गांव में कोई रेस्टोरेंट में थी, और उसने जो है उसके साथ लड़के के साथ बैठ के वाइन पी, और ऑल ऑफ अ सडन उसको पता नहीं क्या हुआ कि वो वहीं चेयर से नीचे गिर गई ऑल ऑफ अ सडन। और उसका जो फ्रेंड था वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने उसको ऐसे ही गोदी में उठा करके वो भागा, और लोगों ने उसको भागते हुए देखा भी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और वॉचमैन और सब लोगों को चिल्लाता हुआ कि एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो फिर डॉक्टर को भी बुलाया गया उसी समय, और डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, मृत घोषित कर दिया, और उन्होंने कहा कि
इसको कोई स्ट्रोक आया या तो कि लो बीपी था और इसने वाइन पी ली या क्या था, तो अब समझ नहीं आया। बियर पी शायद, आई थिंक बियर पी, तो बियर पीने से शायद बीपी लो, और लो में और लो हो जाता है। अब ये तो मुझे नहीं मालूम डॉक्टर ने क्या बताया उसका कारण, लेकिन ये था कि उसने बियर पी थी उसके साथ में, और बियर वाइन कुछ लिया होगा। एग्जैक्टली अब मुझे नहीं पता कहानी में, लेकिन आई थिंक कि शायद मुझे ऐसा याद है बियर पी थी उसके साथ बैठ के, और ये ऑल ऑफ अ सडन ये हो गया। तो अब उसके लड़की के पेरेंट्स ने जो है उस लड़के के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी कि इसने हमारी लड़की को किडनैप किया। और सब लोगों ने भी देखा कि भाई ये ओपनली बैठे हुए थे, कुछ ड्रिंक्स ले रहे थे, और ये लड़की अचानक गिर गई, और हमने देखा इसने गोदी में उठा करके उसको भाग रहा था कि बाहर की तरफ लाउंज एरिया में, कि जहाँ सोफे पे उसको लिटाया जा सके, और डॉक्टर बुलाया वो सब। लेकिन वो लड़का बेचारा बिना मतलब ही फंस गया, और पुलिस ने इस केस को फिर सीरियसली लिया और उसके खिलाफ वारंट वगैरह जो भी कुछ हुआ होगा, उसके आगे की कहानी मुझे नहीं पता, पर ये न्यूज़पेपर में भी छपा था। लेकिन असली बात जो है वो मेरी डॉटर और मैं जानते थे कि ये कोई स्ट्रोक वगैरह कोई कुछ, वो बिल्कुल हेल्दी थी वो लड़की। और क्योंकि वो चाचा जी का अपने कहना नहीं मान रही थी, और वो बार बार अवेयर कर रहे थे उसको कि मैं तुझे बहुत सजा दूंगा, और ये 3-4 महीने बाद ये घटना, 3-4 महीने या 4-5 महीने के बाद ये घटना घट गई, और वो लड़की की डेथ हो गई। तो अब एग्जैक्टली इसका कारण क्या है वो तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे वही सोल थी जो उसको बार बार अवेयर कर रही थी कि तू उस लड़के से दोस्ती मत कर, हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मत मिला, हमारे ख़ानदान में लड़कियां इस तरह की हरकतें नहीं करती हैं। वो बार बार अवेयर कर रहे थे उसको, और मैं तुझे बहुत ज़्यादा सज़ा देने वाला हूँ। तो वो हो सकता है शायद ये उसी घटना के कारण हुआ हो। अब ये तो हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस घटना को कैसे लेते हैं। तो ये भी एक कहानी थी जो कि वो पहले वाली सोल वाली घटना जो थी उसी से रिलेटेड है, कि सोल्स भी आपकी लाइफ में किस तरह से आपको मॉनिटर करती हैं, और वो आपके कभी कभी अच्छा या बुरा वो सब जानती हैं, और आपके हित के लिए भी कुछ काम करती हैं, कुछ आपके अगर दुश्मन होंगे तो अहित के लिए भी काम कर सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली कहानी की तरफ। और ये घटना जो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना घटित हुई थी गोपेश्वर में। गोपेश्वर जो उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट चमोली में आता है गोपेश्वर। तो गोपेश्वर में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम एक रेंटेड हाउस में रहते थे वहाँ पर। तो ऐसे ही हमारे लैंडलॉर्ड, उनके बच्चे और वो सब बैठे हुए एक दिन में बातें कर रहे थे, तो एक बड़ा सुंदर सा लड़का आया जो कि उनके, मेरे मकान मालिक जो थे उनके जो बच्चे थे उनका फ्रेंड था वो, और वो 12th पास आउट था उस टाइम, 12th में रहा होगा, वो 12th पास किया था। और वो हमारे लैंडलॉर्ड जो थे उनके बेटे ने भी, एक ने 12th पास किया था, तो वो मिलने आ रखा था उनसे। तो मैं कहने भी लगी, मैंने कहा कितना प्यारा बच्चा है, एकदम अंग्रेज सा लग रहा है, एकदम गोरा, और लिप्स भी एकदम पिंक पिंक, हेयर ब्राउन, बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह लग रहा था। मैंने कहा कितना प्यारा बच्चा है ये। तो जब वो बात करने के बाद चले गए, तो हमारी मकान मालिकिन है वो कहने लगी कि हमारे घर पे एक आए थे, कोई थे उनके घर में, उन्होंने भी इस लड़के को देखा, और उन्होंने इसके लड़के को देख के भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का ना सुसाइड करेगा। तो कहने लगी, हम एकदम शौक में आ गए कि भैया किसी के बारे में ऐसे पता चले अपने, और आने वाली घटना के बारे में बता दे कि ये लड़का आत्महत्या करेगा, इसके पे मुझे कुछ नज़र आ रही है कोई चीज़। तो कहने लगी कि मुझे बहुत मतलब बुरा लगा, और मेरे को टेंशन भी हुई, तो मैंने ना इसकी माँ से बात की, फ़ोन किया मैंने उसकी माँ को, लैंडलाइन ही हुआ करते थे उस टाइम। तो हमारी लैंडलेडी जो थी उन्होंने उस लड़के की मदर को कॉल किया और उनको बताई सारी बात कि हमारे घर में कोई आए थे, वो थोड़े जानकार हैं, अध्यात्म के रास्ते में हैं, उन्होंने इस लड़के को देखा बाई चांस, तो उन्होंने बोला कि इस पे कोई चीज़ है, और इस लड़के के लिए वो बहुत दिक्कत, मतलब उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि सुसाइड करेगा, क्योंकि किसी माँ के लिए ऐसा बोलना मतलब बहुत करेज चाहिए ना। तो उन्होंने बोला आप इसको कहीं दिखा लो, कह रहे इस पर कोई चीज़ दिख रही है उनको, और जो इसको बहुत आगे जाके नुकसान करेगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ। फिर वो मेरे ख्याल से उनके घर पे आए और उन्हें डिटेल में काफ़ी सारी बातचीत की, तो वो कहीं उसको लेकर के गए। वहाँ पर गोपेश्वर साइड में ना हमारे पहाड़ों में इन लोगों को बकिया बोलते हैं, ये जो साधक लोग होते हैं, जो हिमाचल में चेला कहते हैं, जो ये बताते हैं चीज़ें।
तो उन्होंने कहा कि आपके लड़के पे कोई ऐसी चीज़ है, किसी ने कुछ किया है या नहीं किया, वो उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इस लड़के के जो अभी इसने 12th किया है, इसके 2 साल बहुत भारी हैं। अगर ये 2 साल में बच गया तो बच गया, नहीं तो बहुत मुश्किल है इसका। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या उपाय है, क्या किया जाए? तो उन्होंने कुछ रेमेडीज़ वगैरह बताई होंगी, आई डोंट फील लाइक कि उनको कंसोल करने के लिए बताई या सच में ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ कुछ बताई, उन्होंने वो सब कुछ किया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का जो है ना, वो मुझे पता चला कि वो होटल मैनेजमेंट में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसने क्वालीफ़ाई किया और रांची में वो होटल मैनेजमेंट कर रहा है वो। तो उस समय मेरी सिस्टर जो थी वो भी रांची में थी पोस्टेड, उसके हस्बैंड। तो वो क्योंकि हमारे मकान मालिक के यहाँ आता ही रहता था मिलने के लिए, तो मुझे पता चला वो रांची में है, तो मैं उसको कहती थी कि भाई तू रांची में है तो जब जाना जाएगा तो आके मुझे बता देना, जाने से पहले मैं अपनी बहन के लिए, बच्चा हुआ है उसका, कुछ गिफ्ट वगैरह भेजूंगी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है आंटी। तो एक दो बार मैंने उसको अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट भेजे और वो भी लेके आता था, मेरी सिस्टर मुझे गिफ्ट भेजती थी तो वो लेके आता था। तो हमारा अच्छा सा बॉन्ड बन गया था एक। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे पता चला वो लड़का आया हुआ है, हमारी लैंडलेडी ने बोला कि वो आ रखा है आजकल, तेरे को अपनी बहन के लिए कुछ भेजना होगा तो बताना। और इस बीच क्या हुआ कि हमें थोड़े बड़े से घर की ज़रूरत फ़ील हो रही थी, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वो थोड़ा छोटा था। तो हमने उस बीच में घर चेंज कर लिया था और मैंने एक दूसरी जगह पे घर ले लिया था जो पहाड़ी के नीचे की तरफ था, काफ़ी बड़ा था, रोड साइड में था। और ये जो पहले हमारा घर था ये ऑफ रोड था थोड़ा। तो मुझे पता नहीं था, मुझे ये पता चला था कि वो लड़का आया हुआ है, तो मैंने कहा अभी होगा शायद वो यहाँ पे। तो 3-4 दिन में हमने शिफ्टिंग कर ली नीचे और मैंने उनको फ़ोन किया, उनके घर का लैंडलाइन नंबर था मेरे पास। तो मैंने फ़ोन किया तो किसी जेंट्स ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा हेलो। तो मैंने कहा कि वो बेटा जो है वो रांची से आया था। तो मैंने कहा वो गया तो नहीं है ना अभी तक? तो वो ना थोड़ी देर चुप हो गए। कहने लगे हाँ जी बोलिए क्या बात है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे ना कुछ वो दालें वगैरह भेजनी थी, अपनी पहाड़ी दालें, भट्ट राजमा वगैरह अपनी सिस्टर के लिए। तो वो आएगा तो उसको बोलना कि मेरे घर से ना लेता हुआ जाए, क्योंकि हमारा तो ऑन रोड ही है, वो उधर से ही निकलेगा, गाड़ी में, टैक्सी में, जीप में, जिसमें भी निकलेगा। तो मैं रोड पे ही खड़ी रहूँगी, दे जाऊँगी, या एक दिन पहले आ जाए मुझसे मिलने के लिए। तो क्योंकि वो ऊपर रहते थे हॉस्पिटल की साइड में, पहाड़ी के ऊपर। मैंने कहा मैं इतना ऊपर नहीं आ पाऊँगी, वो नीचे तो आ ही सकता है, बच्चे हैं वो तो आ जाएंगे। और जब वो निकल रहा होगा तो मेरे को 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक के ले जाए सामान मेरे से। तो वो बोले अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। फिर मैंने बाई चांस ऐसे ही अपनी लैंडलेडी को फ़ोन किया। मैंने कहा कि क्या कहते हैं और कैसे हाल चाल है, ठीक ठाक हो सब? मैंने कहा बहुत दिनों के साथ, मैंने कहा आपके यहाँ रहते थे तो आके वो लड़का मिल जाता था, सामान भी ले जाता था। मैंने कहा अब मुझे सामान भिजवाना है तो अब पता नहीं आता है कि नहीं आता हमारे यहाँ लेने के लिए सामान। तो उसने कहा कि आपने फ़ोन किया था वहाँ पर? मैंने कहा हाँ मैंने कल परसों फ़ोन किया था, पता नहीं किसने उठाया फ़ोन, उसके पापा मम्मी में से तो कोई था नहीं। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे थे? तो उसने कहा मैं मामा मामा बोल रहा हूँ उस लड़के का। तो कहने लगी अरे तेरे को नहीं पता? मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? कह रही उसने और उसके एक फ्रेंड ने वहाँ पर रांची में ही जिस हॉस्टल में रहते थे या किसी किराए के मकान में जहाँ रहते थे, उन्होंने जहर खा लिया, दोनों लड़कों ने। और वो उनको उसकी डेथ हुए हुए तो 1.5 महीने के करीब हो चुका है। तो मैंने कहा अच्छा, क्या ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? तो कहने लगी पता नहीं, बहुत डिप्रेशन में था और बहुत लंबी चिट्ठी लिख रखी थी। कह रही 2-3 पेज की चिट्ठी लिख रखी थी और माँ बाप से माफ़ी भी मांग रखी थी कि मुझे पता नहीं था होटल मैनेजमेंट की इस लाइन में वेटर का भी काम करना पड़ता है, और मैंने आपको प्राउड फील कराना चाहता था और मैं इतना छोटा काम करके आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। और हम दोनों आत्महत्या कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ही बहुत डिप्रेस्ड हैं और हमको पता नहीं था कि इस लाइन में ऐसा होता है और छोटा काम करना पड़ता है और बहुत डिप्रेशन में, और बिना किसी से कंसल्ट किए कि होटल लाइन में ऐसा नहीं होता है, इस लाइन में ट्रेनिंग पीरियड में सब कुछ करना पड़ता है, फ्लश भी साफ़ करनी पड़ती है, वेटर का काम भी करना पड़ता है, बट वो तो एक ट्रेनिंग फेज़ होता है। उसके बाद आप
अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ी है, कोई शेफ़ बनता है, कोई हाउसकीपिंग में जाता है, तो आगे इसमें बहुत अच्छे स्कोप है और बहुत अच्छा सैलरी कमा रहे हैं लोग। 3-3 4-4 लाख रुपए भी सैलरीज़ हैं। तो उसके मामा कह रहे थे इसने हमसे थोड़ा भी कंसल्ट कर लिया होता तो हम इसकी काउंसलिंग करते, इसको समझाते, लेकिन उन्होंने अपने ही दिमाग से सारे फैसले कर लिए, अपनी ही कैलकुलेशन चलाई और सुसाइड कर लिया। कोई ऐसी जहरीली दवाई खा ली थी, बहुत लंबी चिट्ठी लिखी थी और उसकी मदर को से भी मैं मिलने गई थी, तो बाद में बहुत बुरी हालत डिप्रेशन में। तब मैंने अपनी लैंडलेडी से बाद में बोला, मैंने कहा अगर काश बता दिया होता इनको कि इसके साथ कोई नेगेटिव सोल है इस लड़के के साथ, जो इसको लगातार ये डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी, और उस सोल वो मतलब सप्रेस्ड कंडीशन में थी उस समय, उस सोल उसकी बॉडी में। वो जो कुछ दिनों के बाद जब वो फैमिली से बाहर गया तो वो उसने उसको ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू किया, लेकिन घर परिवार में पूजा पाठ ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो हो सकता है वो थोड़ी जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी थी वो सप्रेस्ड थी, और बाद में वो जो है उसने अपना रूप दिखाना शुरू किया उस नेगेटिव एनर्जी ने, और उसको इतना ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लेके चली गई कि अल्टीमेटली उसने सुसाइड कर लिया। तो ये घटना क्योंकि हमें पहले पता थी इस चीज़ के बारे में, लोग तो इसको जनरली, या लोगों ने या उसके पेरेंट्स ने तो जनरली इसको यही समझा कि वो डिप्रेशन में आकर के, निराशा में जाकर के उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन असली कारण इसके पीछे का वो हमको पता था कि इसके पीछे एक्चुअल में कारण क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में कि बच्चे जो है ना, कोई जाप, पूजा पाठ ये सब करते रहे। इन चीज़ों से आपका ऑरा इतना मजबूत होता है ना कि आप अगर किसी नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड भी हो, किसी रूह ने आपको कैप्चर किया है या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है, तो परमात्मा से बड़ा तो कुछ नहीं है ना दुनिया में। अगर आप भोलेनाथ, शंकर की, हनुमान जी की बहुत भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं और मन से करते हैं और जाप भी करते हैं नित्य निरंतर नियम से, तो कोई तंत्र या कोई कुछ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं इस चीज़ को, और इतना शायद उनके पास टाइम भी नहीं है, और पेरेंट्स की भी हम लोगों की गलतियां हैं कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही इस चीज़ की तरफ, धर्म की शिक्षा और अपने सनातन की शिक्षा और अपने मंत्रों में कितनी शक्ति है इस चीज़ के प्रति ना अवेयर नहीं करते हैं बच्चों को। सिर्फ घंटी बजाई, थोड़ी देर पूजा कर दी, बच्चे भी कन्फ्यूज है, उनको समझ ही नहीं आता, तो कहते क्या होता है ये करके। क्योंकि जब पता ही नहीं है, किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, तो उनका ये क्वेश्चन पूछना भी सही है, गलत तो नहीं है। तो जब भी बच्चों को अगर नियम से ये जब सब चीज़ें सिखाई जाएं कि भाई आप रोज कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप करें, सामने जल का एक गिलास रख लें, ठीक है, ओम नमः शिवाय का ही जाप करें, जितनी बार पानी पीना ओम नमः शिवाय करके पीते रहे, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। कुछ भी नहीं कर पाते, नित्य निरंतर मन में ही थोड़ी देर जाप करते रहें, टाइम नहीं है माइंड में रिसाइट करते रहें, तो आपको प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें कभी कभी सोच के बहुत दुख भी होता है, और ये लगता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, पढ़ो पढ़ो बस, और कुछ नहीं। जीवन की जो धरातल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो उनको फाइट करने के लिए मजबूत बनाएंगी, वो सब चीज़ें बेसिक लेवल पे ना हम काम नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। अब ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये भूत प्रेत से रिलेटेड तो कहानी नहीं है, लेकिन कुछ सिखाएगी ये कहानी, कुछ अवेयर करेगी हमको, और ये सिखाती है कि जो डेस्टिनी होती है वो होके रहती है, यानी कि जो प्रारब्ध कमाई हमारी है उसके हिसाब से जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वो होके रहता है। उसको हम कितना भी रोकने की कोशिश करें, वो बहुत मुश्किल है उसको रोकना। कोई सतगुरु ही उसको उस चीज़ को रोक सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो कहानी ऐसी है, मैं पानीपत में रहती थी, तो हमारी लैंडलेडी थी, उनकी जेठानी थी जो पास में ही रहती थी घर में। तो उनका बेटा कहीं ट्यूशन पढ़ने जाता था, और उसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, और जो ट्यूशन वाली टीचर थी वो बस ऐसी टाइम काट रही थी, मतलब ढंग से नहीं पढ़ा रही थी। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में थे, 9th के एग्ज़ाम थे, 10th का था हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसमें फ़ेल हो गया वो कुछ सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में और साइंस में शायद। तो जो हमारी लैंडलेडी थी वो मेरे पास आई और कहने लगी कि आप ना इसको थोड़ी देर पढ़ा दो, और ऐसे से है कि पास नहीं होगा नहीं तो ये इस बार। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद कब पढ़ाऊँ? कह रही अच्छा जब भी पढ़ा दो आप। तो मैंने कहा सुबह 5 बजे आ सकता है? तो वो कहने लगी हाँ आ जाएगा 5 बजे।
तो मैं सुबह 5 बजे मतलब उनका गेट भी मैं ही खोलती थी जब वो लड़का आता था और मैंने उसको पढ़ाया। मैंने कहा चलो मैं बहुत अच्छी तरह से तो नहीं पढ़ा पाऊँगी लेकिन मैं थोड़ी किचन में भी काम करती रहूँगी और इसको भी काम देती रहूँगी लेकिन मैं आप मुझे बेशक चाहे कुछ मत देना लेकिन मैं इसका करा दूँगी सिलेबस। और मैंने उसको पढ़ाया तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उसका ऐसी मेरी नज़र उसके हाथ पे पड़ी। तो उसकी लाइफ लाइन जो थी वो इतनी सी थी, हाफ। तो क्योंकि मैं थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ती रहती हूँ, कीरो को पढ़ती हूँ और कुछ बुक्स पढ़ती रहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने उसकी लाइफ लाइन की तरफ ऐसे नज़र मारी, फिर मैंने उसको ऐसे कहा, "अमित दूसरा हाथ दिखाना ज़रा।" तो उसने मुझे दूसरा हाथ भी दिखाया। तो मैंने कहा, "अच्छा।" फिर, "आंटी क्या हुआ?" मैंने कहा, "नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही देख रही थी मैं।" तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा कि इसकी लाइफ लाइन तो बहुत छोटी है, ये तो 12th पास करने के बाद शायद ये तो 2-3 साल ही बचेगा ये लड़का तो। तो एक दिन क्या हुआ, हम उनके घर गए क्योंकि ब्रदर की डेथ हो गई थी, उस बच्चे के मामा जी की। तो मैं उनके घर गई तो अफ़सोस प्रकट करने के लिए गई, तो वो बिल्कुल नहीं रो रही थी। वो कह रही अब तो मैं ना पक चुकी हूँ, हमारे हर तीसरे-चौथे साल में एक भाई की डेथ हो जाती है, तो अब हमको ऐसा लगता है अब 3-4 साल में कोई और दुर्घटना होने वाली है, तो हम मेंटली प्रिपेयर ही रहते हैं एक तरह से। और कई जगह निकला है कि मतलब कोई श्राप है आपके परिवार पे। और फादर की डेथ नहीं हो रही है, 90 साल के हो गए, गर्दन हिल रही है बुरी तरह। तो ये सुन के मुझे बड़ा वो लगा, मतलब कि श्राप जैसी चीज़ें हैं, इसकी रेमेडीज़ होती हैं वैसे, लेकिन ना उतनी अवेयरनेस तो है नहीं हमारे समाज में। और मेरे ख्याल से आज से कितने साल पहले की घटना होगी ये, कोई 15 साल पहले की घटना होगी। सन 2001 की बात है शायद, कितने साल हो गए, शायद 15-20 साल हो गए। उस समय तक, अब तो अध्यात्म के बारे में फिर भी यूट्यूब में और बहुत सारे चैनल से बहुत अवेयरनेस है लोगों को इस बारे में, लेकिन उस टाइम तक इतना कुछ भी नहीं था जानकारी। कुछ लोग तो स्पिरिचुअली इतनी अच्छी स्टेज में होते हैं कि वो आपके जो कर्मास होते हैं उनको देख सकते हैं और आपके कार्मिक बुक्स को खोल के आपको रेमेडीज़ भी बता सकते हैं। कुछ बहुत अच्छी स्टेज में हैं लोग आज की डेट में। आप रिग्रेशन में जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाने के लिए। लेकिन उस समय तक इतना अवेयरनेस थी नहीं, अब तो लोग बहुत अवेयर हैं। तो एक दिन हमारे घर में वो मेरे को ट्यूशन के पैसे देने आई कि आपने इसको इतना टाइम पढ़ाया और आपने कुछ नहीं माँगा। मैंने कहा आपकी जो श्रद्धा है, जो इच्छा है वो दे दो। तो फिर मैंने, पता नहीं मेरे मन ने क्यों कहा कि इनको ना थोड़ा जागरूक करना चाहिए। तो मैंने कहा अमित पे ना कुछ ध्यान रखना आप, अमित का, कि इसकी मेडिकल चेकअप वगैरह वो सब चीज़ें कराते रहना ध्यान से। और कहने लगी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ ऐसा लगता है अमित को लेकर के, कुछ नेगेटिव फीलिंग आती है मुझे। तो कहने लगी हाँ, इसको ना इसके दादाजी ने एक बार बहुत पहले बताया था कि इसको ना पहाड़ों में न मत जाने देना। इसकी मौत ना पहाड़ों में लिखी है। तो कहने लगी हम पहाड़ों में, हम कोई नहीं जाता घूमने के लिए, सारे परिवार में ही कोई नहीं जाता, कह रही पहाड़ों से डरते हैं सब लोग, पहाड़ों की तरफ जाना ही नहीं है। और क्या हुआ कि ये कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले के करीब, उस लड़के की कज़न की शादी थी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया पानीपत, हम गए थे। तो मैं ऐसे ही पूछने लगी शादी में जब मैं गई, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा और भाई वो कैसा है लड़का, उसका क्या हाल-चाल है अमित के? तो उसकी मम्मी ना ऐसे मुँह कर लिया उन्होंने और पीछे मुँह घुमा लिया, जवाब नहीं दिया कुछ भी। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि इनके बेटा जो था ना अमित, वो कुल्लू मनाली गया घूमने इनसे बिना बताए, और ये कुछ लड़के बाइक से गए और कहने लगे बाइक से जो है वो, क्योंकि पहाड़ों में तो कभी गई नहीं थी, और पहाड़ों में क्या होता है, सड़कें होती हैं और लड़के किनारे से निकाल लेते हैं बाइक। उनको पता नहीं होता जो किनारे की ज़मीन है वो ना पोली ज़मीन है, यानी कि उसमें पावर नहीं होती ज़मीन में होल्ड करने की, वो दिखती है ज़मीन है लेकिन वो स्लाइड कर जाती है। तो कहने लगे कि वो बाकी दोस्त आगे निकल गए, वो थोड़ा पीछे रह गया था और अंधेरा सा भी कुछ हो गया था, और वो ऊपर से गिरा और किसी पेड़ की, जो नीचे कोई पेड़ रहा होगा, आधा सा ठूंठ सा पेड़ का खड़ा था, वो उसके पेट में घुस गया और वही डेथ हो गई। फिर जब आगे दोस्तों ने देखा कि ये आया क्यों नहीं पीछे, इतना टाइम हो गया इसका, तब फिर वो पीछे की तरफ गए होंगे, फिर सुबह का इंतज़ार किया, फिर उसकी खोज खबर हुई, तो फिर उसकी बॉडी मिली, तो पता चला कि ये सब घटना घटी।
तो उसके छोटे ब्रदर की शादी हो गई थी। तो उसके छोटे ब्रदर की बेटी जो है, शाम को जब रिसेप्शन था, जब हम बैठे, तो वो उसके बच्चे को लेकर के गोदी में बैठी थी और मुझे कहने लगी हूँ कि मैम आप देखो ज़रा, इसकी आंखें अमित जैसी लगती हैं ना बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लग रही है अमित के जैसी आंखें इसकी। मैंने कहा बिल्कुल वैसी आइज़ लग रही हैं इसकी। तो कहने लगी उसके लड़की का जन्म क्यों हुआ होगा। मैंने कहा हो सकता है शायद जब वो ऊपर से गिरा होगा, प्राण निकलने में समय लगा होगा, तब वो मन में सोचता रहा होगा अगर मैं लड़की होती तो मुझे पेरेंट्स परमिशन नहीं देते जाने की। और एट द एंड ऑफ द मोमेंट जो होता है वो ये थॉट रहा होगा, तो हो सकता है इसलिए लड़की का जन्म हो गया होगा इसका। तो वो ना उसको छाती से चिपका के ही रखती थी उस बच्चे को। मतलब उनको वो इतना कनेक्ट हो गई थी उसके साथ, वो बिल्कुल नहीं रहती थी उसके बिना एक दिन भी। उनको ये लगता था मेरा अमित ही है ये। तो मैंने भी उनसे ये कहा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपका अमित ही है। तो किसी को राहत देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और किसी को अगर किसी बात को कहने से अगर संतुष्टि मिलती है तो उसमें बुराई भी क्या है। मैंने कहा बिल्कुल ही, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेथ उसका ध्यान घर की तरफ ही रहा होगा, और हो सकता है उसके मन में यही रहा होगा कि लड़की होती तो मम्मी जाने नहीं देती, तो बेटी का ही जन्म हो गया आपके परिवार में उसका। तो अब ये जन्म उसका हुआ या नहीं हुआ ये तो एक अलग बात है, लेकिन वो कहती है मेरी अंतरात्मा बोलती है कि मेरा अमित ही है। तो हम उनकी बात पे बिल्कुल यकीन करते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब माँ की जो दिल कहता है वो सच ही कहता होगा। कुछ दृष्टांत हुए होंगे, कुछ अनुभव हुआ होगा कि मेरा दिल पक्की तरह से कहता है ये मेरा अमित वापस आया है। तो एक ये थी एक घटना, इसमें भूत प्रेत से संबंधित तो कोई इस तरह की कहानी नहीं है, एक इमोशनल स्टोरी है, मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर की। तो अब आप इन कहानियों को किस ढंग से लेते हैं हम आप पर छोड़ते हैं। मेरी कहानियों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करें अगर आपको पसंद आती हैं तो, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आपके कमेंट्स का रहता है हमेशा ही इंतज़ार। कहानियों को आखिर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।